नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए आज हम बात करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे और जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें उस टाइप के क्वेश्चन को बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। वो क्वेश्चन सीटेट में अक्सर करके पूछे जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा करके, ठीक है। बातें वहीं रहती हैं। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और चैनल, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में आप सभी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सीडीपी बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज की क्लास में जो शेष आपके 15 क्वेश्चन बचे उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पहला क्लास नहीं देखे तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल विस्तार में आपको बताया गया है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसी में से बताए गए जिससे क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन कराया था ये आपको 1 से 15 क्वेश्चन जो है हमने आपको भाग फर्स्ट में कराया था, ये आपका भाग सेकंड है, ठीक है। इसमें हम जो है 16 से जो है 30 तक चलेंगे। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है कि बोध आधारित शिक्षण, ठीक है, बोध आधारित शिक्षण यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग जो होता है, कहता है का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, यानी जो बोध आधारित जो शिक्षण सिद्धांत का अंतर्निहित सिद्धांत है वह उसका यह विश्वास है कि, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है कि शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं होगा। सेकंड देखिए क्या कहता है। कहता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है। इसका दोस्तों तीसरा कहता है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर बोध आधारित शिक्षण की बात हो रही, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बालक को जो है यानी कि बच्चे को जो है यहाँ पर कि ऐसा वातावरण, हमें सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने पर शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन, यानी अमन एक बालक है जो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, कि समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, ठीक है। यानी कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकास करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है, किसमें, यानी कि जो अमन है वो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, उसका समस्या का समाधान कैसे करें, यानी कौशल विकास करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। कहता है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, या उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित। अब शब्द अगर आपको हतोत्साहित इस तरीके से डराना धमकाना दिख जाए तो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है, ठीक है। उसे उत्तर प्रदान करके, वो बच्चों को जो है हम डायरेक्ट उत्तर प्रदान नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक कह सकते हैं कि उसको हम रास्ता बनाएंगे, पहाड़ यानी मचान उसको तैयार करेंगे ताकि बच्चे धीरे धीरे अग्रसर हो पाए, तो ये भी नहीं होगा। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप कर सकते हो, ठीक है। बालों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कहता है कि माध्यमिक कक्षाओं में, ध्यान सुनिएगा, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर सेकंड में मिलेगा, ठीक है। सीडीपी के पेपर सेकंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है, यानी कि जो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का जो वातावरण है वह किस पर, यहाँ पर कहता है खाली स्थान है, कहता है किस पर यह केंद्रित होता है। कहता है सजा और शर्मिंदगी के डर पर केंद्रित होता है, बिल्कुल ये बात गलत है।
सहकारी अधिगम या प्रतिस्पर्धी लोकाचार, ये गलत होगा। अनुबंधन और पुनर्बलन, ये नहीं होगा। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण जो है वह सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। सही आंसर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है, यानी जो आपका लेव वाइगोत्स्की हैं उनका मानना था कि विकास क्या है, एक प्रकृति में असंतत है, ठीक है, यानी कि इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर में होगा। सेकंड कहता है कि आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिमाण से होता है, या फिर चौथा कहता है कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो सामाजिक से ही रिलेटेड था, तो कह सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो विकास है वो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे आपका आ जाता है पियाजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, सबसे देख सकते हैं ये जो लेव वाइगोत्स्की, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पियाजे भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन से रिलेटेड मिल ही जाते हैं, तो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो कहता है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, आपको ऑप्शन दे रखा है। कहता है कि पहला कहता है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। और चौथा कहता है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। सही आंसर आपका चौथा करेक्ट आपका हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं जो है वो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक, ठीक है, ठीक है, सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, आपका सही माना जाएगा, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रेन, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। अब देख सकते हैं फिर पियाजे आ गए यहाँ पर, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के क्या है, सीमा है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका कॉग्निटिव आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये संज्ञानात्मक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मानसिक विकास भी बोलते हैं। ध्यान सुनिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है क्या, मानसिक विकास, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा यानी मानसिक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है, ठीक है। तो पहला हमने आपको बताया वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकंड ऑप्शन है कि वह संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है, वह रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, ये भी गलत होगा। वह संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, ये आपका होगा, ठीक है। चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर एजप्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर कथन अभिकथन ये कहता है कि प्रत्येक वर्ष लता जो है, कहता है प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। यानी कि जो प्रोफेसर है वो महिला है, गणित प्रोफेसर है, और जो नर्स है वह एक क्या है, पुरुष को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आर कहता है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है, यानी वो चर्चा के लिए कर सकती है, बुला सकती है। लेकिन यहाँ पर कहता है कारण आर कहता है लैंगिक यानी जो जेंडर अंतर जो है वो जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, तो है ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। यानी ऑप्शन ए अभिकथन ये सही होगा, लेकिन आर आपका गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते। कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। 2 से 3 आपको क्वेश्चन ऐसे प्रगतिशील शब्द से ही आ जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है।
इसके बाद तो शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता होती है, वो शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं अच्छे से। एक दूसरे से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ ये भी बात सही है। स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये भी बात आपका सही है। यानी कि बी सी और डी होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा। सही विकल्प आपको चयन करना है तो बी सी डी आप देखिएगा, तीसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन सिलेबस में आपका प्रगतिशील शिक्षा से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये सिलेबस में आपके, ठीक है, तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली स्थान कहा जाता है और उन्हें खाली स्थान सीखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो कहता है खाली स्थान पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, तो कहता है कि जेंडर भूमिकाएं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें जो है बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। यही ऑप्शन आपका पहला ही आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक भी ये जो है आपका सीखा जाता है। और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को हम लोग जेंडर भूमिकाएं कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बुद्धि के संदर्भ में, ठीक है, बुद्धि से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। कहता है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा समर्थन करता है। कहता है बुद्धि वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होती है, तो ये होता है, गलत हो गया। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये भी आपका गलत माना जाएगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन, ये गलत है। एक बुद्धि लब्धि ही एकमात्र परीक्षण साधन नहीं है, ठीक है। और किसी भी बालक को बुद्धि लब्धि से 100% श्योर माप नहीं सकते हैं, ठीक है, वह एक आंकड़ा हम कह सकते हैं। चौथा ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि 3 तो गलत ही हो गया। कहता है कि बुद्धि बहुयामी है और समय के साथ बदल सकती है, बिल्कुल बात सही है कि बुद्धि जो है वो बहुयामी है और एक समय के साथ जो है वो बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आ जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यानी कि कहता है निम्नलिखित में से ये आपको 4 वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। कहता है कि सामान्य बुद्धि की अवधारणा क्या किए, उन्होंने आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत भी प्रस्तावित किया। तो हार्वर्ड गार्डनर, ये सही आंसर ही होगा, ठीक है। बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया है, हार्वर्ड गार्डनर, सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इसका तो 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पूछा जाता है। कहता है लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका देख सकते हैं, ये आपके 2023 के भी पेपर में पूछा हुआ है, 2024 के भी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा किस पर किया गया था। ऑप्शन आपको है, कहता है कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। हाँ, यही बात ही है, ठीक है। और ये कैरल गिलिगन जो थी वो लॉरेंस कोहलरबर्ग के अंदर ही काम करती थी, कह सकते थे कि उनके असिस्टेंट थी और उन्होंने ये आलोचना की थी कि उन्होंने लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए जो है आलोचना की थी, ठीक है। तो यही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है एक शिक्षिका, ठीक है, ये आपके पेडागोजी से कहता है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, ठीक है, अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकास करने में मदद करना चाहती है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार है पूछा गया, ये सेंटेंस बदल कर लेकिन चीज़ें एक ही है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकास करने में मदद करना चाहती है शिक्षिका। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगा उनको मदद करने में, ठीक है, उस कौशल को विकसित करने में। कहता है विद्यार्थी को अभिप्रेषित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, नहीं, ग्रेड तो बिल्कुल नहीं देंगे कि उससे आपको ग्रेड से बहुत चीज़ें नहीं उससे कह सकते। ग्रेड का जहाँ शब्द आ जाए, नंबर देने की बात हो जाए तो वो आप ऑप्शन गलत कर दीजिएगा। सेकंड कहता है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, देखिए प्रोत्साहित आगे बात सही हो रही है।
करना एवं स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ये आपका परफेक्ट ही आंसर माना जाएगा। ठीक है। तीसरा कहते हैं विद्यार्थियों को याद करने के, अब याद करने के लिए अगर पूछा है कि पाठ को सौंपना, ये तो बिल्कुल बात गलत हो गया, दोहराने के लिए। और चौथा कहता है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विशेष निर्देश प्रदान कर, ये भी नहीं होगा। जो सही आंसर मानेगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर आपका सेकंड ही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 से 29 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो सही विकल्प का आपको बिल्कुल यहाँ पर चयन करनी है। स्टेटमेंट अभी कहता है, यानी अजर्सन रीजन का क्वेश्चन। अजर्सन कहता है, ये कहता है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कहता है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। क्या बात ये सही है? तो हाँ, ये बात क्या है आपका सही है। ठीक है, सही है। कारण देखिए, कारण कहता है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ऐसा बात नहीं है, ये गलत हो गया। आपका ए सही है, जबकि आर आपका गलत है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, ए सही होगा, आर आपका क्या होगा? गलत होगा। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। कहता है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। कहता है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। ठीक है। और सेकंड कहता है कि पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को पता नहीं और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ये तो बात गलत है, उल्टा हो गया। कहता है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें, ठीक है, और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ये परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि अधिगम के समान सिद्धांत को बताते हुए विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करेगा कि पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से उसका परिचय दे, उसके बारे में बालक को, उस विद्यार्थी को बता देगा, और उसके बाद जो है उसकी बारीकियों पर अगर आएगा तो विद्यार्थी अधिगम के समान सिद्धांत मतलब विद्यार्थी जो है बेहतर रूप से क्या करेगा? सीख सकेगा। सही आंसर आपका यही होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है। चौथा कहता है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों के सत्यापित करने का अवसर दें। ये गलत होगा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पर आज के क्लास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पिछले क्लास मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, अर्थात 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आगे जब लेकर के आएंगे तो कोशिश करेंगे एक क्लास में जो है आपका 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दें। ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत जल्द जो है हम एसएसटी का भी क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर के आएंगे, और चैप्टर वाइज भी हो सकता है कि आपको चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कराए और आपके PYQ भी साथ में आपको कंप्लीट करवाते चले। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, कर सकते हैं। और हाँ, इस क्लास को लाइक नहीं की लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और जो है चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करिएगा, जुड़ जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट भी दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप जाकर के जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई में और भी बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। और हाँ, साथ में आपको आप सभी के पास जो है PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए 2011 से लेकर के 2024 तक का होना चाहिए, और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करना, जितना आपको समय मिले इसी को सॉल्व करिए और इसका सोल्यूशन बेहतर तरीके से देखिएगा। आप देखेंगे 1 महीने बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो जाए, क्योंकि सीटेट ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा एग्जाम में, तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।